जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था, उस वादे पर आज भी खड़े उतरे हैं। पर डे आपको एक वीडियो मिल रही है और ये ऐसी वैसी वीडियो नहीं है मेरे भाइयों। आपको एक 30 से 40 मिनट की वीडियो के अंदर लगभग मैं 50 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस में करवाता हूँ, चाहे कैसे भी हो दोस्तों। चाहे आप पूरे यूट्यूब पर पढ़ते हो, चाहे कहीं पर भी पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन से कहीं पर भी पढ़ते हो। मेरे मेरे मतलब मेरे की खुद की सेल्फ एक्सपीरियंस है भाई। आपको 1 घंटा 45 मिनट को छोड़ो, आप एक घंटा मतलब 60 मिनट के अंदर मेरे भाई आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी आपकी, केवल टाइम पास होगा। ठीक है, तो भाई मैं एक एक्सपेरेंट हूँ और एस्पिरेंट के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मेरे को पता है कि एक एस्पिरेंट के जीवन में कितनी परेशानियाँ आती हैं, तो उन्हीं परेशानी आपको आपके सामने ना आए, ताकि क्या कि ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिले, आप इसका फ़ायदा उठा सको। देखो स्टूडेंट, जब एक अध्यापक बनता है, जैसे कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, जब एक एस्पिरेंट अध्यापक बनता है तो वो उन सभी स्थितियों से वो मतलब कि निकल चुका है जिन स्थितियों से आपको निकलना है। तो हमने जो परेशानियाँ फेस की थी वो आपको फेस ना करनी पड़े, इसीलिए मेरे भाइयों हम आपको इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। और भाइयों मेरी बात मानो, ट्रस्ट मी दैट कि इस बार एयरफोर्स के फिजिक्स के अंदर बहुत ही हाई मतलब लेवल बहुत ही टफ था और टफ ही रहेगा हमेशा, क्योंकि भाई ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्टूडेंट के लिए अगर किसी को आ जाए तो वो उसके लिए उम्र भर के लिए, अगर किसी को ना आए तो उसके लिए टफ है। तो मतलब 20 वाली यहाँ पर कोई भी कहानी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको रैंक लेके आना है, बढ़िया स्कोर करना है, और अगर आपको एयरफोर्स में जाना आपका सपना है तो मेरे भाई वीडियो पूरा देखना और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और भाई अगर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि भाई इतना बेहतरीन कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी बात, आप सभी को पता है कि आर एस सर ने आज आपको अल्टरनेट करंट पढ़ाया है, तो उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको। और कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आधे घंटे की वीडियो होगी, और इसके आधे घंटे की वीडियो के अंदर लगभग 40 क्वेश्चन हम करेंगे। तो भाई अपने और भाई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको जो ये 40 क्वेश्चन है इसके अंदर मैं आपको केवल फास्ट करूँगा, नहीं, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, कैसे उसको याद करना है, क्या कुछ उसकी ट्रिक्स होती है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक बने रहना और अपने इस भाई के लिए कमेंट करना, और प्लीज़ यार लाइक अवश्य करना। क्योंकि भाई देखो, अगर आपके लाइक्स को देखकर बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है, एक रिक्वेस्ट करूँगा अपनी इस भाई की मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य करना, ताकि और अंदर से मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बने। ठीक है, तो लाइक अवश्य करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, देखो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपने इस पहले क्वेश्चन को आपने जब अपने 12th एग्जामिनेशन दिए होंगे तो भाई तो आपके लिए ये आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। इट वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चन हु वर फेवरेट फॉर यू एंड फॉर योर टीचर्स, यानी ये वो क्वेश्चन थे जो आपके और आपके अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। तो देखो मतलब कि और इंग्लिश वालों, इंग्लिश के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो एक लाइट हाउस से यानी एक पावर हाउस से आपके जो घर है वहाँ तक जो बिजली का ट्रांसफर जो मतलब ट्रांसमिशन होता है, इट इज़ ऑन द हाई वोल्टेज एंड वाई, यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम ए हाउस टू फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक हाउस टू योर होम, इट इज़ ऑन हाई वोल्टेज वाई इट इज़। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही कारण है कि सर उच्च वोल्टेज के ऊपर, यानी कि ऑन दी हाई वोल्टेज दी पावर कंजप्शन इज लो, यानी कि अगर हम हाई वोल्टेज पर अगर उसका ट्रांसमिशन करेंगे तो वहाँ पर हमें जो शक्ति क्षय है वो सबसे कम होगी। इसलिए अगर शक्ति क्षय कम होगी, जो तार है वो कम गर्म होंगे। अगर देखो इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर शक्ति क्षय अधिकतम हो रही है, इसका मतलब भाई जो तार है वो बहुत ही जल्दी गर्म होगा। अगर तार जल्दी गर्म होगा तो वो तार टूट सकता है और कुछ अनहोनी हो सकती है। ठीक है, तो शक्ति क्षय कम क्यों? क्योंकि देखो जो तार है, जिस तार के माध्यम से आपके घरों तक बिजली आ रही है वो तार गर्म नहीं हो और वो तार मतलब कि खराब नहीं हो, जिसकी वजह से जो वोल्टेज है वो हाई रखी जाती है, ताकि जो ऊर्जा क्षय है वो कम से कम हो और तार गर्म नहीं और आपके घर तक बिजली का ट्रांसमिशन आराम से हो सके। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि विद्युत शक्ति का अपव्यय कम रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। आवर्ती के लिए ऐसी परिपथ में किसी इंस्ट्रूमेंट के सिरों के मध्य का विभवांतर v बराबर 5 cos ओमेगा t एंड द I इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट टेल द पावर कंजप्शन। देखो पावर कंजप्शन आरएस ने बड़े अच्छे से पढ़ा है। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला होता है P बराबर
वी आर एस बोल दो, या फिर देखो वी आई बोल दो, डेफिनेटली वी आई, और इसका और ऐसे बोल दो वी आई कोस थीटा, ठीक है, तो वी आई कोस थीटा यानी, ठीक है, तो वी आई कोस थीटा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वी आर एम एस और आई आर एम एस कोस थीटा, ठीक है। यानी कि मेन थिंग है कि जो पावर कंजप्शन है, वो जो है मतलब कि जो पावर कंजप्शन है वो कोस थीटा पर डिपेंड करेगा, या फिर कोस फाइव पर। यानी कोस फाइव क्या है मेरे भाई, कोस फाइव यहाँ पर है शक्ति गुणांक, यानी कि पावर फैक्टर, यानी कि शक्ति गुणांक होता है ना, जिसका इट्स वैल्यू इज आर अपॉन जेड। और ये जो यहाँ पर कोस फाइव है, कोस फाइव इट इज द पावर, मतलब कि पावर फैक्टर होता है, यानी कि ये एक शक्ति गुणांक होता है। और जो ये फाइव होता है मेरे भाई, फाइव इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड दी करंट, यानी कि जो वोल्टेज है और ये करंट है इसके मध्य का फेज डिफरेंस होता है। अब मेरे को एक बात बता दो मेरे भाई कि यहाँ पर कोस ओमेगा टी है और यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है सर? इन फेज डिफरेंस 5/2 का, तो आई कैन से हियर कि सर कोस 5/2 होगा। अगर कोस 5/2 है तो यहाँ पर बताओ P बराबर वी आई कोस 5/2, ठीक है। अब कोस 5/2 की वैल्यू सभी को पता है सर, ये 0 होती है, तो इट मीन्स कि P इज इक्वल टू 0। यानी कि सारा खेल क्या है कि सब जो सारा खेल है वो केवल पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर अपना पावर फैक्टर 0 है तब शक्ति से अधिकतम होगा, यानी पावर कंजप्शन है, या फिर पावर कंजप्शन मान सकते कोई दिक्कत नहीं, शक्ति से वो अधिकतम होगा। और अगर कोस फाइव जो पावर फैक्टर है, अगर वो मतलब कि उसका मान 5/2 है या फिर कुछ और, अगर 5/2 तब तो होगा 0। अगर इसका जो ये पावर फैक्टर है, इसका मान अगर 0 है, तो इसका मान 0 कब होगा? जब फेज डिफरेंस 5/2 का होगा। अगर फेज डिफरेंस 5/2 का है तब अपना पावर कंजप्शन है वो 0 होगा। अगर फेज डिफरेंस 5/2 का नहीं होगा, कुछ और है, तब अपना जो पावर कंजप्शन है वो 0 ना होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो मतलब वो 1 2 3 वो अपने ऑप्शन पर डिपेंड करता है। कौन सा ऑप्शन हमारा ए सही है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी परिपथ में V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट है और आई में थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि आई बराबर 100 आएगा, 100 साइन ओमेगा टी, या फिर जो साइन ओमेगा आपके पास 100t है तो साइन 100t प्लस का पाई/3, ठीक है। और V बराबर आपके पास है 100 साइन 100t, ठीक है। अब चलो मेरे स्टूडेंट एक मेरे को ये बात बताओ कि पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था? सर पावर कंजप्शन में अपना फॉर्मूला होता है P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 5, ठीक है। अब देखो वी आर एम एस और आई आर एम एस कोस 5 की वैल्यू कितनी? सर 5 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 5/2 है, तो सर 5/2 का मतलब सर यहाँ पर अगर 5/2 नहीं 5/3 है, अगर 5/2 होता तब इसका सीधा आंसर 0 होता, तो उसके ऑप्शन में भी नहीं है। तो हम अगर 5/2 होता यहाँ पर तब इसका डायरेक्ट आंसर अपना 0 होता, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसका आंसर निकालते हैं। देखो P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस। अब देखो ये क्या है सर, जो ये वैल्यू ना, जो मतलब आई के साथ जो इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज होती है वो अपने पास होती है पीक वैल्यू, यानी कि सर ये शिखर मान होता है। तो ये आई नोड है और ये वी नोड है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर आई नोड वाले और वी नोड वाले फॉर्मूले में चेंज करूं तो आप सभी को पता है कि सर वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नोड अपॉन √2 और आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोड अपॉन √2। बेसिकली यही फॉर्मूला है। तो वी नोड सर वी नोड आई नोड अपॉन √2 इंटू √2 अपने पास 2 हो गया, तो बाद में अपना cos 5 आ गया, ठीक है। तो सर ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब चलो यहाँ पर देखो वैल्यू, जो वी नोड की वैल्यू अपने पास 100 है और आई नोड की वैल्यू भी 100 बटा 2, और cos 5 की वैल्यू कितनी? सर cos 5 अपने पास cos 5/3 और cos 5/3 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 आ गया, ठीक है। आगे सोल्व करूँ तो सर ये 25 हो जाएगा, और ये 25 को अगर मैं आगे काटूँ तो देखो, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी जो आपसे भी हो सकती है। जो ये आई है ये मिली एम्पियर में, तो मेरे को यहाँ पर मिली एम्पियर की जगह मेरे को यहाँ पर है ना, यहाँ पर मेरे को 10⁻³ लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर जो ये मेरे पास मिली एम्पियर में है, तो ये एक माइनर मिस्टेक थी जो आपसे भी हो सकती है। देखो इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25 गुणा 10⁻³ एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका है 3 एम्पियर। तो ओके हाँ यार, जो है 100 है ना, इसको बैठाना पड़ेगा। यस ठीक कोई दिक्कत। देखो जस्ट वेट, देखो 25 गुणा 100 गुणा
10⁻³ अब देखो मैं इस पॉइंट को देखो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ तो मेरे को पता 2.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि सर दो पहले से एक पहले से आ गया तो इंटू 10⁻³ से ये कैंसिल होगा तो 2.5 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी से 1 से 2.5 वोल्ट है। ये कैसे है दोबारा देख लो। मेरे को यहाँ पर वी नोट आई नोट की वैल्यू मेरे को पुट करनी थी और जो आई है वो मेरे पास मिली एम्पियर में था तो मेरे को यहाँ पर मिली की वैल्यू मेरे को पुट करनी पड़ी और साथ में अपना अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 2.5 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी ये कैलकुलेशन थी बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आराम से कर सकते हो। जी क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो दिष्ट धारा के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर 5 ओम है तो प्रत्यावर्तित धारा के लिए प्रतिरोध कितना होगा? इंग्लिश वाला देख लो। फॉर ए डीसी करंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 5 ओम देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस या फिर हाउ द रेजिस्टेंस विल बी अफेक्टेड ड्यू टू एसी करंट। यानी जो एसी करंट है उसकी वजह से जो कॉइल का जो प्रतिरोध है वो किस तरह से परिवर्तित होगा उसको देखो। आप पहले देखो, सबसे पहले देखो मेरे भाई, आपको पता है कि सर जो ये अपने पास है डीसी करंट है इसके लिए जो प्रतिरोध है उसमें सर कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं होती है। तो इसका मतलब सर जो प्रतिरोध उसका एक्चुअल में जो प्रतिरोध होता है वही उसका प्रतिरोध होता है। यानी फॉर दी डीसी जो एक्चुअल प्रतिरोध होता है वही होता है। और सर एक्चुअल कितना? सर एक्चुअल अपने पास 5 ओम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आपको एक बात पता है सर, एसी करंट के लिए चाहे कोइल हो, चाहे कुंडली हो या फिर चाहे संधारित्र हो, यानी कि संधारित्र या फिर इंग्लिश के अंदर बोलो चाहे यानी कि चाहे कैपेसिटेंस हो या फिर चाहे कोइल हो, इन अगर कोइल अपने पास है तो इसकी जो इम्पेडेंस है ना, प्रतिबाधा, वो सर अलग होती है। वो कितनी होती है सर? वो अपने पास R² प्लस का XL का स्क्वायर होती है, ठीक है। और अगर मैं संधारित्र की बात करूं सर वो R² प्लस का XC का स्क्वायर होती है। यानी कि सर जो यहाँ पर हमें डीसी के लिए जो एक्चुअल में जो R हमें मिल रहा था वो सर यहाँ पर R है वो R² प्लस XL के स्क्वायर में परिवर्तित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर जो कुंडली होती है उसके अंदर सर अपने पास हमारे पास सर जो मतलब फेरे होते हैं और उस फेरों की वजह से हमें ऐसी करंट जब उससे बहती है तो सर उसकी जो प्रतिबाधा है वो थोड़ी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? वो सर R² प्लस XL के स्क्वायर का अंडर रूट से वो बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर कुंडली के जैसा संधारित्र होता यानी कि कैपेसिटेंस होता मेरे भाई, देन तब भी ये थोड़ी बढ़ जाती है। ये कितनी बढ़ती है? R² प्लस XL का स्क्वायर हो जाती है। इसका मतलब सर कुछ बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी है हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुई अपनी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बट अगर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर जो कुंडली है, कुंडली ना देखकर कुछ भी नॉर्मल आपको मतलब नॉर्मल आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको जैसे मिल जाए, जैसे बल्ब या फिर पंखा हुआ, कुछ भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट है मतलब कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कोई भी ना तो कोई कुंडली है ना ही ना ही अपने पास कोई भी संधारित्र है। तो ऐसे प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें सर जो एक्चुअल में जो प्रतिरोध होता है जो हमारा इसके लिए होता है, डीसी के लिए होता है, वही प्रतिरोध हमारा एसी के लिए होता है। ये बात समझ में? अगर यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन को समझो मेरे भाई। देखो जो ये अपने पास है डीसी करंट है, जो ये डीसी करंट, ये जो प्रतिरोध एक्चुअल में होता है उतना ही होता है क्योंकि सर ये एक प्रकार से डायरेक्ट करंट है। बट सर जो एसी करंट है ना, एसी फॉर कुंडली एंड फॉर दी संधारित्र, इसके लिए सर इसकी प्रतिबाधा बढ़ जाती है। कितने सर? वो R² प्लस XL स्क्वायर हो जाती है, R² प्लस XC का स्क्वायर हो जाती है। तो इस हिसाब से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि सर ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, धारा का तात्क्षणिक मान इतना है तो वर्ग माध्य मूल वैल्यू निकाली, आराम से निकाल सकते हो। एजुकेशन है, आप सभी को पता है सर। आपको IRMS निकालना तो सर IRMS इज इक्वल टू I0/√2 हो जाता है। तो सर I0 कितना? सर I0 अपने पास 4 है तो 4/√2, ठीक है। सो अगर मैं इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ सर √2 होगा और इसको काट देगा 2, तो से 2 रूट तो अपना आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 है, 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। देखो प्रत्यावर्तित धारा, इसको यहाँ पर समझो आप। देखो प्रत्यावर्तित इतने दिनों में ये सूझा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखो प्रत्यावर्तित धारा में I बराबर 100 sin 200 ओमेगा 200 पाई टी द्वारा प्रेजेंट की जाती है। तो सर ये शून्य से शिखर तक होने में लगेगा समय कितना होगा? इसको समझो भाई। ये जो ये शून्य से शिखर है ना, इंग्लिश वाला देख लो, यानी कि द टाइम पीरियड बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट गोज टू इट्स हाई वैल्यू फ्रॉम 0, यानी कि वो टाइम पीरियड क्या है जिसके अंदर, यानी कि द टाइम पीरियड in which time period the electric current reaches to its high
हाई वैल्यू, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस, मतलब कि दिस वैल्यू, यानी वो आपको बताना है। और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का आपके पास इक्वेशन है। तो सर इक्वेशन क्या, देखो इक्वेशन क्या सर, इक्वेशन अपने पास था I बराबर, अपने पास है सर 100 साइन 200 पाई टी। आप समझते हैं इसको, देखो देखो मेरे भाई, इस ये किसी हिसाब से ये कैसा ये मतलब इसके अगर मैं आपको एज ए ग्राफ के रूप में बताऊं तो किसी रिप्रेजेंट करूँ, देखो ये इसका साइन वाला ग्राफ है, तो सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए इस हिसाब से, ठीक है। देखो अब साइन वाला ग्राफ है, तो मेरे भाई मेरे को ये बताओ सर, कोई करंट यहाँ से यहाँ तक, देखो इसकी दो कंडीशन बनती है, 0 यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर होगा 3π/2, सर यहाँ पर 2π। और अगर ये तो है इसकी फेजेज, बट अगर मैं इसको टाइम पीरियड के रूप में प्रेजेंट करूँ तो सर यहाँ पर 0, यहाँ पर से T/4, यहाँ पर से T/2, यहाँ पर होगा 3T/4 और यहाँ पर T। यानी कि मेरे दोस्त कि सर 0 से हाई, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर हाई पीक में पहुंचने पर, यानी कि आपको ये बताना है कि यहाँ 0 से लेकर यहाँ T/4 तक पहुंचने में आपकी जो करंट है, जो ये करंट है, इसको कितना समय लगा। यानी कि 0 से लेकर T/4, इसका मतलब कि सर हमें T/4 की वैल्यू निकालनी है। अब सर मेरे को T की वैल्यू कैसे निकालूं, सर T की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूं, आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है सर, नॉर्मल इक्वेशन मेरे पास होता है सर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब बस यहाँ से सर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सर ओमेगा की वैल्यू ये है सर, यानी बाकी स्मॉल टी को छोड़ जो भी वैल्यू बचे वो ओमेगा की होती है। सर ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई, ठीक है। अब सर ओमेगा बराबर क्या होता है, सर ओमेगा बराबर अपने पास होता है सर क्या, सर 2π/T, यानी कि सर मैं T को वैल्यू निकालूं सर 2π/200 पाई, 200 से 2 मतलब 100 कैसे, तो इट विल बी 1/100, यानी कि 1/100 वो एक्चुअल वो टाइम है जिसके अंदर इसने एक राउंड कंप्लीट किया। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछे कि जो ये करंट है, ये पर्टिकुलर जो ये करंट है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तब आपका आंसर होगा 1/100। क्यों, क्योंकि सर हमने इसकी कैपिटल T की वैल्यू निकाली। वो कैपिटल T की वैल्यू हमने कैसे निकाली सर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास 100 साइन 200 पाई टी होगा। सर ये जो 200 पाई है अपने पास ओमेगा की वैल्यू होती है, और सर यहाँ से हमने कैपिटल T की वैल्यू निकाली जो अपने पास 1/100 अपने पास आ गई है। कैसे आई आपको समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछे कि सर इसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगा, तब आपका आंसर होगा 1/100। बट सर हमको तो ये पूछा ही नहीं, सर हमको तो ये पूछा कि सर इसको हाई मतलब जो पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो सर पीक वैल्यू का मतलब हुआ सर 0 से T/4, इसका मतलब कि सर हमें T/4 की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें आपको टी में आपको 4 का डिवाइड कर देना है, तो सर 1/100 इंटू 4 इट विल बी सर 1/400। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 1/400 सेकंड। आई होप भाई ये समझ में आया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे जब मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया 2-4 बार एग्जाम में दे चुका हूं और मैंने निकाला भी है, ठीक है। तो मेरे हर बार ये मेरे एग्जाम मतलब एटलीस्ट मेरे एग्जाम के 2 बार ये क्वेश्शन मेरे लिए सामने आया है। यानी कि सर मैं जब मैंने 2 बार एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया, उसमें से जब मैंने 2 बार एग्जाम दिया तो मेरी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये पूछे कि इसका पूरा टाइम पीरियड निकालो, सर वो अपने पास 1/100 आ जाए, बट हाई वैल्यू तो पहुंचने मिलेगा, तो सर इस 4 का भाग दे देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। समझ में आए दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक जनरेटर द्वारा उत्पन्न विभव इतने वोल्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर इसकी आवृत्ति निकाले और इसकी IRMS वोल्टेज निकाले। सर सबसे पहले सर हमको आवृत्ति निकालनी। आवृत्ति कैसे निकालूंगा मेरे भाई, आपको क्वेश्चन क्या देगा सर, V बराबर आपके पास है सर 240 साइन 120 टी। अब देखो V बराबर आपके पास होता है V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ सर ओमेगा की वैल्यू क्या, सर ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 120 आ गई सर, 120, क्योंकि सर यहाँ से ओमेगा, यहाँ से टी को छोड़ दो और टी को छोड़ो, जो बाकी वैल्यू बचे वो बस ओमेगा की होती है। अब देखो ओमेगा बराबर अपने पास होता है 2πN, एन बोले तो आवृत्ति, या फिर 2π न्यू, सर ये 2π न्यू हो गया, ठीक है। सर न्यू इज इक्वल टू 120/2π। बस भाई पाई की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी पड़ेगी। अगर आपको पाई की वैल्यू अगर पुट ना करनी पड़े तो आप ऑप्शन के अंदर पाई भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या सर 120/2 × 22/7 ऊपर चला गया। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इससे अपने पास चला जाएगा कितने से सर अपने पास 60 हो गया। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो इसको अगर मैं काटता हूँ सर, ये हो गया अपने पास 2 से काटूँ 11 और ये हो गया अपने पास 30। तो इसको मैं पूरा करूँ तो 7 या 21 210/11, तो 11 एकम 11 कितना बचा मेरे पास सर, मेरे पास बच गया 10। तो 100 तो मतलब 11 यानी 19 हर्ट्ज मेरी ऑप्शन है। मतलब एक्यूरेट तो है नहीं, बट ये आएगा लगभग 19.01 कुछ हिसाब से आएगा। तो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है, बट ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है 19 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है कि 19 हर्ट्ज केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करो और आगे बढ़ दो। अगर आपको इसकी RMS वैल्यू भी निकालनी तो आप निकाल सकते हो। 240 आपके पास है सर, 240 के अंदर आपको अंडर रूट 2 का भाग आपको देना है
और अगर इसको कुछ निकलना √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक इसको कैंसिल कर दिया, 120 गुणा √2, √2 का 120 से अगर आप गुणा करते हो तब आपको लगभग 170 प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। भाई आपका सवाल है कैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत अपना कैलकुलेटिव नहीं है। मैंने आपको समझा इसलिए मैंने इसके हर एक स्टेप को लिखा। अगर आपको एग्जाम के अंदर मेरे को अगर ये क्वेश्चन करना पड़े तो मैं डायरेक्ट न्यू बराबर करूँगा, न्यू बराबर 120/2π करूँगा और डायरेक्ट यहाँ से 19 निकाल दूंगा। और ये हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन है, तो भाई ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखो, 40 ओम का विद्युत हीटर 200 वोल्टेज 50 हर्ट्ज विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। इसमें प्रवाहित धारा का शिखर वैल्यू क्या होगी, यानी धारा की शिखर वैल्यू आपको निकालनी है। तो सर धारा की शिखर वैल्यू कैसे होती है? सर धारा की शिखर वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और सर ये बात याद रखना मेरे भाई कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है या फिर जो वोल्टेज आ रही है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू पर आती है, हाई वोल्टेज या पीक वैल्यू पर कभी नहीं आती। अगर पीक वैल्यू पर आएगी तो सभी इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। तो आपके घरों में जो भी धारा अभी फिलहाल प्रवाहित हो रही है तो सर वो जो धारा की वैल्यू सर वो आरएमएस वैल्यू है। तो यहां से जब मैं वैल्यू निकालूंगा 200/40 यानी कि ये वी की वैल्यू और ये आई की वैल्यू, सर ये अपने पास आई आरएमएस वैल्यू में प्राप्त होगी। तो सर आई आरएमएस वैल्यू कितनी? सर आई आरएमएस वैल्यू अपने पास होगी 5। ठीक है, तो सर 5 मेरे पास आई आरएमएस की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मेरे को आई आरएमएस से मेरे को क्या निकाला? सर आई आरएमएस से मेरे को मतलब आई नोट निकालना, तो कुछ निकालना। आई नोट इज इक्वल टू अपने पास होता है √2 आई आरएमएस। ठीक है, तो ये अपने पास होगा √2 गुणा 5। और सर आपको पता है सर √2 की वैल्यू अपने पास होती है कितनी? सर √2 की वैल्यू अपने पास होती है 1.414 × 5। और इसको आगे आप सॉल्व करते हो लगभग 7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए, 7 लगभग इसका आंसर आएगा। क्योंकि सर जो 5 है, सर 5 है, देखो इसको आपको गुणा आप इसे आराम से कर लें, लगभग 7 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। भारतवर्ष में प्रत्यावर्तित धारा की आवृत्ति क्या होती है? सर हर बार एक जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तब आपको बताते हैं कि भारत के अंदर प्रत्यावर्तित जो धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और अमेरिका चाइना के अंदर इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। तो भारत के अंदर ये 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो आप सबसे पहले देखो, किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति प्रत्यावर्तित धारा का वर्ग माध्यम मूल मान 10 एम्पीयर है और धारा को शून्य से शिखर तक पहुंचने में लगे समय का अधिकतम मान क्या होगा? लगेगा समय और अधिकतम मान निकाला। सबसे पहले आपको अधिकतम मान निकालना। सर सबसे पहले मेरे को आई नोट निकालनी है और आई अगर आपको आई नोट अगर निकालनी है तो आपके पास आई आरएमएस की वैल्यू है, तो आई नोट इज इक्वल टू आई आरएमएस √2 और √2 वैल्यू अपने पास होती है लगभग 1.414 और आई आरएमएस की वैल्यू अपने पास है 10, तो इट विल बी 14.14। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका या तो ए सही होगा या आपका डी सही होगा। अब आपको सबसे पहले इसकी T/4 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सर इसने पूछा है कि 0 से शिखर तक, और 0 से शिखर तक अगर आपको जाना है तो सर आपको T/4 की वैल्यू निकालनी। तो T/4 की वैल्यू निकालने के लिए आपको कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी। और सर कैपिटल टी की वैल्यू किसे निकालूंगा? सर आपको जो क्वेश्चन के अंदर अपने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई, तो जो अपने पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तो उससे मैं कैपिटल टी निकालूंगा। कैपिटल टी बराबर होता है 1/f स्मॉल एफ। ठीक है, 1/स्मॉल एफ हो गया। तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी? सर स्मॉल एफ की वैल्यू अपने पास 50 है, तो 1/50 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। देखो 1/50 अपने पास आ गए। और अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ, सर मेरे को T/4 की वैल्यू निकालनी, तो मैं इसे 4 से गुणा कर दूंगा, तो लगभग होगा 50 दूनी 200, लगभग 200 होगा। ठीक है, अगर 200 मेरे को इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो 2 जीरो इसको मैं ऊपर भेजूंगा, तो लगभग 10⁻²2/2। अब देखो 10⁻², देखो ये आ जाएगा लगभग 0.5 गुणा 10⁻², 5 गुणा 10⁻³ आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आए देख लेना, आपकी इतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको देगा 5 गुणा 10⁻²। देखो मैंने कैसे निकाला, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया इसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के साथ जो टाइम है कैपिटल टी का संबंध होता है, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी होता है पूरा समय, मतलब पूरा एक चक्कर करने में जो समय लगता है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो होता है कैपिटल टी। और कैपिटल टी की वैल्यू होती है अपने पास 1/f। एफ की वैल्यू आपके पास 1/50 और आपने T/4 की वैल्यू निकाली, इसलिए मैंने यहाँ से 4 से गुणा कर दिया। ये 1/200 आ गया। 200 को मैंने 2 जीरो सबसे पहले ऊपर भेज दिया, ये अपने पास 10⁻², और फिर मेरे को इसे 2 से डिवाइड करना, लगभग 0.5 गुणा 10⁻²। पॉइंट हटाया तो यहाँ से जो ये जीरो ये यहाँ पर चला गया, तो 5 गुणा लगभग 10⁻³ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसी परिपथ में एक ऐसी परिपथ है, उसके अंदर आई बराबर I0 sin ω_t माइनस का π/2 द्वारा आपको धारा इसकी दी गई। ठीक है, और इस परिपथ में आरोपित एसी वोल्टेज
ई बराबर ई नोड साइन ओमेगा टी आपके पास है। तो परिपथ में वह शक्ति क्या होगी, मतलब आपको पावर कंजप्शन पूछा है और मैंने पावर कंजप्शन क्लास स्टार्टिंग में आपको बता सकूँ सर, जो पावर कंजप्शन अपने पास होता है तो सर वो पावर कंजप्शन है वो सर आई और मतलब जो पावर कंजप्शन अपने पास है वो सर आई और ई क्या, ई के मध्य का जो फेज डिफरेंस है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। यानी आई और ई के मध्य का जो फेज डिफरेंस है ये केवल उसी पर डिपेंड करता है। अब देखो इसके अंदर आई और ई का फेज डिफरेंस कितना सर, आई और ई का फेज डिफरेंस पाई/2 का, तो कोस पाई की वैल्यू 0, तो आपका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर आपका डी से। यानी कितना बड़ा क्वेश्चन और कितनी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया देख सकते हो अब, कितना हलवा कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 0 क्यों होगा, क्योंकि सर जो कोस फाई की वैल्यू अपने पास 0 आएगी, फाई की वैल्यू पाई/2 है तो कोस फाई अपने पास 0, तो 0 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एसी जनरेटर जिसमें ई बराबर ये आउटपुट उत्पन्न करता है, तो टी सेकेंड में बताया कि एसी वोल्ट की आवर्ती का मान आपको निकालना है, यानी कि यू हैव टू टेल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इस तरह क्वेश्चन कितनी सारी क्वेश्चन बराबर है अपने पास है, ई बराबर 170 साइन 377 टी, यानी कि सर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली। तो सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा सर, अपने पास ओमेगा की वैल्यू क्या सर, ये अपने पास ओमेगा की वैल्यू, यानी जो टी को छोड़कर बाकी जो वैल्यू बचे वो हमें अपने पास ओमेगा की वैल्यू ही होती है। तो ओमेगा बराबर अपने पास होगा 377, ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ठीक है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एन का मान निकालना है, तो एन बराबर 377/2 पाई, और पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 22/7 से यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कमेंट करना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः क्या होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन आपके पास है, यानी कि इन एसी करंट सर्किट व्हाट हैपेंस, यानी कि एसी करंट सर्किट में क्या होता है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसका सेकंड आपके आंसर है कि इसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है वो 0 होती है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि इसका जो एवरेज पावर कंजप्शन है वो 0 होता है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि इन इट्स वोल्टेज एंड करंट फेज डिफरेंस इज 0। देखो ये आवश्यक नहीं है कि इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 0 हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। सी की बात करता हूं तो औसत शक्ति 6 भाई, ये कोई एक्चुअल मतलब ये कोई सही बात नहीं है कि इसका औसत शक्ति से 0, औसत शक्ति से 0 हो सकता है कब होगा, जब अपने परिपथ में जब जो परिपथ है वो या तो एल हो या सी हो, या फिर वो मतलब या तो एल हो या फिर सी हो, अगर ये दोनों परिपथ है तभी होगा। बट अगर आर परिपथ अपने पास है तो उसमें ये पावर कंजप्शन 0 नहीं होगा, क्योंकि सर आर के अंदर सर जो कोस फाई है, फाई की वैल्यू सर अपने पास 0 होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी अपना गलत है। ऑप्शन नंबर सी, इससे ऑप्शन नंबर डी, इसमें कलांतर शून्य नहीं होता, क्योंकि सर एल और सी जो परिपथ होता है उसके अंदर पाई/2 होता है। इट मीन्स कि सर ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि इसका जो औसत मान होता है वो 0 होता है पूर्ण चक्कर के लिए, यानी कि पूछे कि पूर्ण चक्कर के लिए, यानी कि फॉर ए होल राउंड इट्स एवरेज वैल्यू इज 0। बट ये पूछ ले मेरे भाई क्या कि फॉर इट्स सिंगल मतलब फॉर इट, यानी कि इसका यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब हाफ राउंड के लिए, यानी कि हाफ राउंड के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है सर, उसका फॉर्मूला अपने पास था वी एवरेज या फिर आई एवरेज बराबर होता है 2/पाई वी या फिर आई, यानी अगर वी है तो वी, अगर आई है तो आई, 2/पाई आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1 कोस ओमेगा टी I2 साइन ओमेगा टी के वर्ग माध्य मूल धारा क्या हो। देखो अगर आपके पास सिंगल केवल आपके पास I बराबर I नोड साइन ओमेगा टी आपके पास हो तो इसकी वैल्यू आप बता सकते हो सर, ये अपने पास I नोड अपॉन √2 होगी। बट यहाँ पर साथ साथ आपको यहाँ पर मेरे भाई आपको साथ साथ I1, यहाँ पर तो I1 है और दूसरा प्लस में I2 कोस ओमेगा टी, यानी कि एक में तो आपके पास साइन ओमेगा टी, एक में आपके पास कोस ओमेगा टी, 2 है। तो भाई आपको 2 के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी याद रखना कि जब भी आपका जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटियां ऐड हो रही है, यानी कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो वेक्टर क्वांटिटियां आपस में ऐड हो रही हो और उनका रिजल्टेड आपको पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या सर, उसका एक फॉर्मूला होता है सर चलो इसे बता देता हूँ, आई बराबर I1 स्क्वायर प्लस का I2 स्क्वायर प्लस का 2I1 I2 कोस थीटा। तो ये थीटा होता है, ये जो इनके दोनों के बीच का कोण होता है। अब यहाँ जो दोनों के बीच का कोण कितना है सर, इनके जो दोनों के बीच का कोण अपने पास है पाई/2, सर ये 0 हो जाएगा, यानी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि I बराबर I1 स्क्वायर प्लस का I2 स्क्वायर
अब देखो साथ में इसके नीचे √2 भी आएगा, ठीक है, साथ में इसके नीचे √2 भी आएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन, 1/√2 I1 स्क्वायर प्लस का I2 स्क्वायर का पावर 1/2। देखो ये कैसे है, दोबारा समझो। केवल सिंगल I बराबर I1 साइन ओमेगा टी आपके पास हो तो इसकी आप रूट में स्क्वायर वैल्यू बता सकते हो, सर I1/√2 होगी, क्यों, क्योंकि केवल यहाँ पर सिंगल ही है। बट यहाँ पर 2 आ गए, अगर 2 आ गई तो इसके नीचे पहले से √2 लगेगा, तो √2 इसके नीचे रहेगा, और यहाँ पर ये 0 है क्योंकि π/2 इसका मतलब ये 0 हो गया। तो सर ये I1 स्क्वायर प्लस का I2 स्क्वायर यानी कि 1/2 I1 स्क्वायर प्लस का I2 स्क्वायर की पावर 1/2, आपका आंसर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर देखने में सकते हैं, भाई कमेंट करना यार कि क्या आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और इतनी सिंपल वे किया जैसे मैं आपको समझा पाऊँ। भाई आई थिंक यू हैव नेवर प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन दिस सिंपल मैनर। अगला क्वेश्चन देखो, आवासीय वोल्टता, आवासीय प्रत्यावर्तित वोल्टा 220 होती है, तो ये वोल्टा क्या प्रदर्शित करती है, यानी कि वही बात है जो आपकी घरों में जो वोल्टेज आती है वो क्या मतलब किस रूप में आती है। तो सर जो वोल्टेज आपके घरों में आती है वो सर मतलब ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, यानी कि सर वो आरएमएस वैल्यूज होती है, तो यानी कि वो वर्ग माध्य मूल वोल्टता होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वह प्रक्रिया क्या है सर जो एसी को डीसी में बदलती है। सर एसी को डीसी में बदलना आप कब सीखोगे, सर ये आप सीखोगे जो अपना जो मतलब जो 12th का चैप्टर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर एक अपना टॉपिक आता है, उससे हम बोलते हैं दृष्टिकरण, यानी कि दृष्टिकारी, ठीक है। और शायद इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं दृष्टिकारी, ठीक है। तो ये होता है दृष्टिकारी होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि जो दृष्टिकरण निकाला एसी और डीसी में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी परिपथ में, देखो ऐसी परिपथ में वी और आई यानी कि वोल्टेज तो V है और धारा I है, तो वह शक्ति क्या होगी। इसका आप क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर सकते हो, VI टिक करके, यानी कि 1/√2 VI, इसका आंसर आप टिक करके गलत कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि सर इसका यही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन हो सकता है, ये कब होगा, जब अपने पास डी ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो पावर कंजप्शन है वो इनकी जो वोल्टेज है, यानी वो जो वोल्टेज और जो करंट है इनकी बीच जो कला है, जो फेज है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है P बराबर VRMS IRMS cos phi होता है, यानी कि जो cos phi है इनके दोनों के बीच का जो कला है, जो फेजेस है, उस पर डिपेंड करता है, न कि 1/2 VI होता है। हाँ ये हो सकता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है अपने पास प्रतिरोध के लिए। बट आपके क्वेश्चन के अंदर ये हो कि L जुड़ा है या फिर जो मतलब कि अपने पास सर्किट है उसके अंदर L है या फिर L है या फिर C है, तब उसके लिए 0 होगा, क्योंकि सर उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बल्ब, ये अच्छा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, एक बल्ब को पहले जोड़ा जाता है डीसी में और बाद में से एसी वोल्टेज में जोड़ा जाता है, तब मतलब कि उसकी जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करती है। अब देखो इसको समझो, देखो सर जो तीव्रता यानी तीव्रता मतलब चमक यानी कि साइन यानी जो इंटेंसिटी है सर वो समानुपाती होता है एस, यानी जो एच क्या होता है या फिर बोलो सर पी, यानी जो शक्ति की समानुपाती होती है, यानी कि जितनी अपने पास शक्ति का क्षय होगा उतनी अपने पास तीव्रता उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा चमकेगा। यानी कि जो बल्ब आपके घरों में लगे हुए हैं, कुछ बल्ब तो ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा जोर से मतलब ज़्यादा चमकता है और कुछ हल्का चमकता है। इसके पीछे का कारण है कि सर वो कितनी पावर कंजप्शन करता है। यानी कि अगर आपके घरों में अगर आपने बहुत सारे मतलब पार्टीज के अंदर ये देखा होगा सर बहुत बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं सर, जो लाइटें होती हैं वो सर ज़्यादा पावर कंजप्ट करती है। अगर वो ज़्यादा पावर कंजप्ट करेगी सर वो ज़्यादा ऊर्जा इमिट करेगी, तो सर जो ज़्यादा ऊर्जा इमिट करेगी तो वह जो ऊर्जा वही अपने को लाइट के रूप में प्राप्त होती है। यानी सर जो जिसकी ज़्यादा तीव्रता अगर आपको चाहिए तो सर उसका शक्ति से अधिकतम होगा। और सर जो शक्ति से है, जो शक्ति से ये मेरे भाई प्रतिरोध के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जो शक्ति से है वो प्रतिरोध के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप कहाँ पर पढ़ोगे सर, जो ये पर्टिकुलर जो ये रिलेशन है ये आप 12th के चैप्टर मतलब 12th जो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पढ़ चुके हो। इसकी दोबारा देख लो क्या होता है सर, P बराबर होता है अपने पास VI, ठीक है। और मैं I को अगर चेंज करूँ तो सर अपने पास अगर मैं इसको यहाँ पर अगर I को चेंज करता हूँ तो अपने पास लगभग V² R होगा, यानी कि सर जो यहाँ पर R पर डिपेंड करता है, इसको नहीं R पर डिपेंड करता है। यानी कि सर जो इंटेंसिटी है वो P पर डिपेंड करती है, जो P है वो R पर डिपेंड करता है। अब सारा खेल यहाँ पर R का है, यानी कि R किस हिसाब से परिवर्तित होगा। फॉर ए बल्ब, जो ये बल्ब लगा हुआ है, क्या उस बल्ब के अंदर कोई कोयल लगी हुई है, क्या उस बल्ब के अंदर कोई संधारित्र लगा हुआ है, नहीं सर नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डीसी के लिए जो प्रतिरोध होगा R और जो एसी के लिए जो प्रतिरोध होगा R वो सर बराबर होगा। आई बात समझ में। जो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन करवाया था यहाँ पर उसके अंदर अपने पास थी एक कोयल
और कोयल के लिए सर जो कोयल के लिए जो ये करंट डीसी करंट के लिए आर कम होता है और एसी करंट के लिए आर ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सर उसके अंदर एक्स एल भी आ जाता है। बट जो बल्ब अपने घरों के अंदर लगे हुए हैं सर, क्या उसमें कोई कुंडली है? नहीं सर, उसमें कोई कुंडली है। क्या उसके अंदर कोई संधारित्र लगा हुआ? नहीं सर, उसमें कोई भी संधारित्र नहीं। इसके मतलब ये हुआ कि सर इसका जो डीसी के लिए जो प्रतिरोध है और जो एसी के लिए जो प्रतिरोध वो सर बराबर होंगे। अगर ये दोनों प्रतिरोध अगर ये बराबर होंगे तो यहाँ पर जो पी भी बराबर होगा। अगर पी बराबर होगा सर उसकी चमक भी बराबर होगी, यानी कि सर जो दोनों है वो बराबर रूप से चमकेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कितना बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाया मेरे भाई, हर एक चीज़ का रीजन दिया है। तो भाई की मेहनत लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो। हाँ, प्रत्यावर्तित वोल्टता की आवृत्ति 50 चक्कर प्रति सेकंड है एवं आयाम इतना है, तो सर वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालो। सर देखो आपको वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालनी, तो सर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू नॉर्मल है, क्या दिक्कत है यार इसके अंदर? आपके पास आरएमएस वैल्यू निकालनी, सर आरएमएस होते हैं V0/I2 और अधिकतम आयाम में अधिकतम वैल्यू अपने पास 120 है, तो सर 120/√2। अब देखो अगर आपको ये बात बताओ उनसे, सर 1/√2 की वैल्यू कितनी है? सर 1/√2 की वैल्यू होती है अपने पास 120 गुणा 0.707, यानी कि देखो समझो, देखो यहाँ पर 120 अगर इसको आगे मल्टीप्लाई करते हो सर 12 संति होता है 84, तो सर अपने पास होता है 12 संति 84। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए, ठीक है। 12 संति अपने पास 84 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए। अच्छा क्वेश्चन था आपके यहाँ एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, यदि एक एसी सप्लाई वोल्टेज 220 है और धनात्मक अर्धचक्र के लिए इसका औसत विद्युत वाहक बल क्या होगा? यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो इसके धनात्मक अर्धचक्र के लिए इसका औसत वैल्यू क्या होगी? देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, अगर पूर्ण चक्र पूछे तो उसके लिए होता है 0, बट अगर आधे के लिए पूछे सर 2/पाई होता है, यानी 2/पाई आपके पास 2/पाई और V0 होता है। सर V0 की वैल्यू क्या? सर उसका सप्लाई वोल्टेज अपने पास 220 है, तो इसको अगर आप सोल्व करो 220, इसको सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इस लगभग से सोल्व करो 22/7, तो यहाँ पर 22, यहाँ पर 7 सोल्व करो इसका लगभग 10, तो 7 दूनी 14, 140 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 140 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा सर 2/√पाई होता है फिर मेरे हिसाब से 2/√पाई होता है, ठीक। हाँ 2/√पाई और VRMS होता है, ठीक है। तो ये 220, ठीक है भाई, देख लेना कि अगर 2/√पाई है तो 2/√पाई से इसे सोल्व कर लेना। अगर ये पूछे कि सर अगर धनात्मक अर्धचक्र के लिए पूछे 2/√पाई होता है, और अगर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए पूछे तो माइनस का 2/√पाई आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बाद में क्लास एंड हो जाएगी। देखो, जब किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा E बराबर 20 साइन 300t के रूप में इसे प्रेजेंट किया जाता है, तो एक चक्कर के लिए एक पूरे चक्कर की औसत वैल्यू क्या होती है? सर एक पूर्ण चक्कर के लिए, देखो सवाल कितना बड़ा है, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि सर जो पूर्ण चक्कर के लिए औसत वैल्यू पूछिए और पूर्ण चक्कर के लिए औसत वैल्यू आपसे पूछे तो सर वो 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एसी स्रोत पर 220 वोल्टेज इस हिसाब से अंकित है। सर इसका शिखर से शून्य तक परिवर्तित होने में लगा समय। भाई इस पर लगभग आपको 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ। इसका ये आपका होमवर्क है, यानी कि ये आपका होमवर्क, सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है और 100% आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक लैंप, या इसको देखो, एक लैंप ऐसी परिपथ में शिखर शक्ति का 50% व्यय करता है, तो आरोपित वोल्टेज और प्रत्यावर्तित वोल्टेज के बीच में कालांतर कितना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो समझते हैं, देखो और समझते इसको यहाँ पर समझते हैं। 50% का कंजप्शन केस का मतलब कि सर जो शक्ति है उसने जो शक्ति ग्रहण की 100 शक्ति कितनी? सर एक्चुअल कितनी होती है? सर एक्चुअल अपने पास होता है VRMS IRMS cos phi, और ये जो शक्ति है उसने 50% का व्यय किया है, यानी कि सर जो 50% के बराबर होगी, यानी कि सर जो VRMS IRMS बट्टा √2 अपने पास बट्टा √2 अगर लगाना तो लगा सकते, बट कोई दिक्कत नहीं। ये 50 इसके 50% के बराबर होगी, 50 तो देखो समझो देखो उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि सर जो शक्ति का जो व्यय है, यानी कि ये शक्ति व्यय है, यानी P है, ये किसके बराबर? सर ये अपने पास जो अधिकतम शक्ति व्यय होता है, अधिकतम शक्ति व्यय कितना होता है? सर अधिकतम शक्ति व्यय होता है P बराबर VRMS × IRMS। तो सर VRMS × IRMS का 50% इसने व्यय के लिए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको काट दो और cos phi = अपने पास 1/2 और phi = अपने पास π/3। आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ में आया। देखो उसका जो एक्चुअली जो शक्ति व्यय कितना? सर वो P बराबर है, P बराबर क्या होता है? सर P बराबर होता है अपने पास VRMS IRMS cos phi,
और जो एक्सपोनेंशियल जो शक्ति क्षय है ये सर जो इसका हाई मतलब कि उच्च जो शक्ति क्षय का हाई मतलब हाई वैल्यू है वो कितनी सर, वो अपने पास VRMS IRMS होती है उसका 50% है, तो VRMS इंटू IRMS 50/100 तो 1/2 तो cos5 आपका π/3 आ गया। तो ये थी लगभग भाई आपको फिजिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और आपका होमवर्क देख लो एक बार, सभी अपना होमवर्क देख लो, सभी को ये आज का आंसर कमेंट करना, ठीक है, सभी को इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो स्टूडेंट ये थी अपनी फिजिक्स की बेहतरीन वीडियो, लगभग मैंने आपको 30 से 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई है 40 मिनट के अंदर, और बड़े बेहतरीन ढंग से आपको समझाया, हर एक चीज़ का आपको रीजन दिया। भाई अपने भाई की मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बाकी आपकी इच्छा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हर समय करते रहेंगे, और सपोर्ट करते हो तो करते ना मेरे भाई। बाकी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो का। सो जय हिंद, जय भारत।